बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा जब भी हम बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो हम अपनी ज़ात से निकल कर इस मुआशरे, सोसाइटी और उम्मत के बारे में सोचते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वो इंतहाई मेरे एहतराम के काबिल और मेरे दोस्त, करीबी दोस्त हैं सबसे ज़्यादा, चौधरी उस्मान अकरम साहब। वो आज हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त कैमरे की निगाह में। तो कुछ चीज़ें जो हम रूटीन में डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे 14 अगस्त का दिन गुज़रा, तो कुछ चीज़ें थीं जो हम बचपन में अपने देखते थे और कल के दिन हमने गुज़ारा, तो हमने चीज़ें देखी। तो हम चाह रहे थे कि हम भी अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करते हैं और आप भी अपने तजुर्बात शेयर करें और किसी नतीजे पे पहुँचे। वो नतीजा हमारी ज़िंदगी से जो हमने वक़्त गुज़ारा 24, 25, 26 साल, जो ज़िंदगी के हमने वक़्त गुज़ारा और उसमें हमने जो तजुर्बात हासिल किए, उस पे कोई बात करें। मिसाल के तौर पे मैं बचपन में अपनी बात करूँ उस्मान, तो मेरा ये था कि मैं हमेशा, मुझे आज भी याद पड़ता है, 14 अगस्त आना होता था तो एक एक दिली तौर पे बड़ी खुशी होती थी कि 14 अगस्त आना। एक तो छुट्टी की खुशी होती थी, फिर साथ ही हम झंडियाँ लगाते थे और आप अंदाज़ा लगाओ झंडियाँ उस वक़्त हम किससे लगाते? आटे से। क्या करते थे कि आटा जो होता है ना, उससे झंडियाँ लगाते थे। मुझे आज ये तो क्या होता था, 10 5 रुपए 10 रुपए की झंडियाँ लेते थे और वो सब्ज़ कलर की, और एग्ज़ैक्ट सुबह फजर के टाइम उठ के हमें ये सारी रात इंतज़ार होता था, रात को सारी तैयारियाँ करके रखनी। सुबह जनाब हमें पता होना, एक बड़ा फ्लैग लेना, झंडियाँ लेनी और इस तरह ना दरमियान में फ्लैग लगा के ऐसे तरतीब से हमारे घर की वो ऊपर आप छत पे होते हैं, बॉर्डर जो बने होते हैं, तो वो हम उसके ऊपर चारों तरफ लगाते थे। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज भी याद है कि पूरे गाँव में जो शौक़ और जज़्बा और एक एक होता था ना कि मुल्क से जो मोहब्बत होती है, उसको ज़ाहिर करने के लिए हम उसको लगाते थे अपनी, और फिर अपने साथ भी ऐड करते थे। उस वक़्त मेरे हिसाब से कुछ टीवी चैनल्स पे ऐसी कुछ प्रोग्राम्स भी आते थे जिससे आपके अंदर मोहब्बत पैदा होती है मुल्क के लिए, उम्मत के लिए, और एक आप सोचते हैं। देखिए आज जब उसी को मैं अपनी सोसाइटी की बेस पे तक़सीम करता हूँ, आजकल ख़ास तौर पे जब मैं देखा, तो मतलब ट्रेंड ही चेंज हो गया, वो चीज़ें ही चेंज हो गई। मतलब किसी को झंडियाँ लगाने की कोई फ़िक्र नहीं, कोई झंडियाँ लगाने वाला नहीं है। ख़ास तौर पे जिस बच्चे को देखो बाजे लिए हुए हैं। अब इसका मतलब कोई कंसेप्ट होता है ना, कोई आपको मुल्क के साथ कोई तल्लक कायम करने की कोई तरफ या नई नस्ल को किसी तरफ लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, 2-3 ट्रेंड आम हैं। एक ये बाजे आ गए, दूसरी बात कपड़े पहन लेने, सब थिंकिंग देखें उसको ले जाया किस तरफ जा रहा है। बाजे हैं वो बजाए जा रहे हैं, उसके बाद जो कपड़े हैं बच्चों को वो पहना दें। अब जिस बेचारे के घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात कहाँ से जन्म ले? यानी अपने ऊपर एक बर्डन लादी जा रहे हैं हम, इस मद में भी। तो क्या है, आप बाहर चले जाओ बस। तीसरी चीज़, आप उसी दिन 14 अगस्त वाले दिन आपको देखने को मिलेगा फैमिलीज़ ज़्यादा बाहर निकलती हैं, और ज़्यादा फैमिलीज़ में वो नॉर्मल तबके से जो तल्लक रखते हैं, वही इसको एंटरटेन करने के लिए, बच्चों को सैर-सपाटा करवाने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन आप इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है उस्मान, वो मैं हैरान होता हूँ कि आने वाली नौजवान नस्ल को हमने अपने असलाफ की जो कुर्बानी थी, जो दास्तान थी, जिसकी वजह से हमने ये मुल्क हासिल किया, वो हम नहीं बताते। ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आपने बताया, बचपन में आप झंडियाँ लगाते थे और इसी तरह का मामूल होता था, झंडियाँ लगाना और केक ले आना। हम बच्चे होते थे तो चिप्स और जूस, पेप्सी वगैरह ला के, तो हम उसी में उसको 14 अगस्त मनाते थे। मुझे याद है कि असल आज़ादी का एहसास या उसकी समझ, अ, जब मैं इंटर में था तब जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान थी, जब मैंने उसे पहली दफ़ा पढ़ा तो उसका जो पहला पैराग्राफ था उसके अंदर आइडियोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया था कि नज़रिया क्या चीज़ होती है। सही। और उसको उसके ऑथर थे मोहम्मद अकरम साहब। तो उन्होंने बड़े खूबसूरती से उसको डिफ़ाइन किया था कि जो नज़रिया होता है उसके बगैर इंसान की ज़िंदगी बेमानी होती है। ऐसे ही है। अब नज़रिया आप इनफरादी सतह पे देखें या आप नज़रिए को देखें कौमी सतह पे, कि अगर आपका कोई नज़रिया ही नहीं है कि आप क्या हैं, क्या आपकी पहचान है या किस सिमत की तरफ आपने जाना जाना है, है, डायरेक्शन ही तय ना हो। तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। और यही अलमिया है, यही अलमिया जो हम तो डिस्कस कर रहे थे। ये सिर्फ आप जो जिस तरह आपने बताया कि बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने तो आपने जो डायरेक्शन आपने, डायरेक्शन मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चों की भी हमारी एक डायरेक्शन तय थी। आज हम इसलिए पॉजिटिव सोचते हैं मुल्क के बारे में अपनी कुछ ज़ात से निकल के, बिल्कुल ऐसे लेकिन कुछ आज नहीं है ऐसा। कुछ मीडिया का फैक्टर होता है। बहुत हमारे बड़ा ज़माने फैक्टर है। में नए नए चैनल्स होते थे, पीटीवी होता था। पीटीवी का ये है कि पीटीवी पे 14 अगस्त, यकम अगस्त से ही सेलिब्रेट होना शुरू हो जाता था। ऐसा ही है। मिली नगमे शुरू हो जाते थे यकम अगस्त से लेके 14 अगस्त ऐसा तक। ही है। मिली नगमों के साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज़, हाँ, छोटी-छोटी होती थी। शुहदा की डॉक्यूमेंट्रीज़, तो एक जज़्बा खुद ब खुद बच्चा भी देखता है तो उसको भी समझ आती अच्छा, है। मैं जैसे अभी बात कर रहा था, हम आपस में जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि इतनी बड़ी कुर्बानी, कहते हैं कि दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि इतने लोगों की इज़्ज़तें लुटीं, जानों की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, इतना बड़ा वाक़या हुआ, लेकिन उस पे आज तक हम एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना सके, जिस पे नौजवान नस्ल एक दफ़ा हिल जाए। यानी कि उसको पता हो कि हमारे असलाफ़ ने
हम ये इस खित्ते में खुला सांस लेते हैं, आज़ादी के साथ जी रहे हैं, जो मर्ज़ी ये करते हैं, हमारे लिए ये नेमत नहीं है, हम इसको समझ नहीं सकते। क्यों? हम उस तकलीफ़ के दर्द की सिचुएशन से गुजरे ही नहीं हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, और इसलिए हम बाजे बजा रहे हैं, इसलिए हम डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मतलब इसको हम एंटरटेन करते हैं एक इवेंट के तौर पे, जैसे बाकी इवेंट आते हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये मतलब ये सोच के ना कुड़ता हूँ कि चलें, पिछली नस्ल तो गुजर गई, अगली का क्या होगा, जो आपके सामने आज बाजू वाली नस्ल है, क्या होगा इसका? आपको क्या लगता है, आपके जज्बात क्या हैं इस बात पे? जज्बात तो कुछ नहीं है असल मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरा बेटा है। मसला ये है कि ये मेरा ख्याल मेरी ज़िंदगी की पहली 14 अगस्त थी जिसमें कोई आज़ादी का एहसास नहीं था, घुटन वाला माहौल था। वो सियासी वजूहात की वजह से कह लें आप, या माशी वजूहात, मुल्की हालात भी ऐसे मुल्की हैं, हालात ऐसे, महंगाई, बेरोज़गारी, हर तरफ परेशानी, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। कोई ऐसा रहनुमा नहीं है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि इंसान ये सोचे कि चलो अगर मैंने मुश्किल वक्त काटा तो मेरी औलाद अच्छा वक्त काटेगी, चलो हम कुर्बानी देते हैं तो अगली नस्ल परवान चढ़ जाएगी। लेकिन जब एक सिमती ही नहीं है तो मायूसी उस सतह पे है कि नज़रिया तो बहुत दूर की बात, आप सिर्फ बुनियादी जो ज़रूरियात तक ही महदूद होकर रहे, 2 वक्त की रोटी के पीछे लगा तो उसमें अगर मैं वो 4 साल का है, वो अगले साल और बड़ा होगा, मुझसे पूछेगा ये क्या है, तो उसको मैं क्या बताऊंगा कि हम 14 अगस्त को क्या कर रहे हैं। जब आप अगर आपने खुद वो चीज़ महसूस ना कर रहे हो तो आप अगले बंदे को वो चीज़ नहीं बयान कर सकते कि बेटा ये चीज़ इस तरह है, जब आपको खुद को वो एहसास महसूस ना हो रहा। तो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं कौमों पे, लेकिन ना हम कौम है और ना इनफरादी सतह पे भी हमारी कोई सोच है, सिर्फ जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा यही है ना। मैं हमेशा 2 बातें करता हूँ। आज की नौजवान नस्ल के अंदर अगर देखा जाए तो 2 चीज़ें जैसे अंदर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है ना, इस तरह, एक बेहिसी और एक बेहयाई। 2 काम ऐसे हमारे अंदर आप कहें मुख्तलिफ सोर्सेस से डाले गए हैं। मीडिया का सबसे बड़ा किरदार है उसमें, और बाकी सारी सूरत हाल आपके मुल्क के सामने है। यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लें, कॉलेजेस का हाल देख लें, सोसाइटी बेस देख लें ना, तो मतलब जब पूरी कौम भेड़ बकरियाँ कह लें ना, जो जिसको हाँकता है, जो जिधर हाँकता है, जो मतलब जिस तरह ही जा रहे हैं हम, तो हम आने वाली जो नस्ल है ना, छोटे बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चले हमने या हमारे से बाद वाले जो नौजवान हो चुके हैं, उन्होंने किसी न किसी हद तक मोबाइल से दूर ज़िंदगी गुजारी या मीडिया से दूर, लेकिन अब जो दौर आ चुका है ना, अब छोटे-छोटे बच्चों देखो नौजवान हो रहे हैं, तो बच्चियाँ नौजवान हो रही हैं, और फिर उनका तल्लक टेक्नोलॉजी के साथ है। तो वहाँ हालात क्या हैं, वो आपके सामने हैं। तो हम इस हवाले से बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, और जो 2 नंबरी है, बददियानती है, बेईमानी है, करप्शन है, हर तरह से मुल्की सतह पे भी देख लें और इनफरादी सतह पे देखें, हमारी ज़िंदगियों के किरदार जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो हालात ये हैं। तो क्या बनेगा, मैं बड़ा सोचता हूँ इस पे, क्या हमारी इस कौम का क्या बनेगा, और हम क्या अपनी नस्ल को आगे देने जा रहे हैं। ये अल्लाह का मौज़ है कि अभी तक ये कौम सर्वाइव कर रही है। ऐसे ही है, ऐसे ही। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल में आप मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो कायद-ए-आज़म का एक इक़बाल जो है वो अक्सर बताते हैं कि कोई भी जिस पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकता, लेकिन वो साथ ये नहीं बताते कि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तानी था। ऐसे ही है। तो नो डाउट उन्होंने कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क को बनाया, लेकिन नेमत अल्लाह ताला अगर आजमाइश कोई खुदा न खास्ता ऐसी आ जाए तो नेमत छीन भी ली जाती। ऐसे ही है। तो ये अल्लाह ताला का मौज़ है कि ये मुल्क चल रहा है। ऐसे ही है, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और मेरा भी यही मैसेज है कि मैं तो इस सारी सिचुएशन में बड़ा कुड़ता भी हूँ कि बंदा किधर जाए, मतलब हालात जो सिचुएशन है, इस मुल्क को हमने ही ठीक करना है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने मुस्तकबिल की खातिर अपनी दौड़ लगे हुए हों और उनको इधर-उधर नज़र भी ना आता हो। तो हमें तो हर वक्त फ़िक्र लगी रहती है कि मुल्क की सतह पे हम किधर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं जो सोचता हूँ ना, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कॉल है, उन्होंने कौम से मुखातिब करते हुए, हमसे आने वाली नस्ल से मुखातिब करते हुए हम तक एक मैसेज पहुँचाया। देखिए कितने लोगों ने अपनी इज़्ज़तों की, जानों की, माल की, हर चीज़ की कुर्बानी दी। किस तरह वो बेपुचारों मददगार, लुटे-पुटे काफ़िले, सिसकियाँ हों, किसी की आबरू लुटी, किसी की इज़्ज़त लुटी, किसी का माल गया, किसी की, मतलब किस तरह दर-बदर होके वो लोग वहाँ से ख्वाब सजाए इस खित्ते को जिसको हमने हासिल किया, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हासिल किया। तो हम कितनी बड़ी कुर्बानी दे के दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करके यहाँ पर मुकीम हुए।
अब उन लोगों को क्या पता था कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे आने वाले जो लोग हैं, वो इसके साथ कैसा सलूक करेंगे। उनकी रूहें तड़पती होंगी इस वक़्त, जो हालात आजकल हम तो यहाँ तड़प रहे हैं ना, देख-देख के तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी रूहें कब्रों में तड़पती होंगी और वो सोचते होंगे कि क्या गलती कर दी हमने पाकिस्तान बना के। इन लोगों को ख़ास तौर पे जो आज की नौजवान नस्ल है, जिसको सिर्फ़ अपने मुस्तकबिल की दौड़ में लगी है, उसको कोई फ़िक्र नहीं है, पास कोई पड़ोसी मर रहा है, कोई दोस्त मेरा बेयारो मददगार है, कोई तकलीफ़ में है, कोई दर्द में है, बेहिस हो चुके हैं हम, इज्तिमाई सतह पे भी और इनफ़रादी सतह पे भी। तो हमें सोचना होगा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो हम तक मैसेज पहुँचाया था कि मैंने जो काम करना था वो कर दिया। अब इस मुल्क की, कौम के लोगों की, अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको तामीर करें। तो आप सोचें, अपने-अपने गिरबानों में झाँकें, मैं भी, आप भी उस्मान, आप लोग जो सुन रहे हैं, अपने गिरबानों में झाँकें तो हमें अंदाज़ा हो कि मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, हम जो कुछ देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ हमारा क्या है, फ़र्द को फ़र्द बना रहा है। क्या कर रहे हैं? एक फ़र्द है ना, तो उसको दूसरा फ़र्द, यानी माँ-बाप हैं तो अपनी औलाद को बनाते हैं और वो अपनी आगे नस्ल के लिए सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। जब कौम फ़र्द से बाहर नहीं निकलेगी और फ़र्द से मुआशरे की तरफ नहीं आएगी, मेरा जुमला याद रखिएगा, जब तक कौम फ़र्द से निकल कर फ़र्द से मुआशरे की तरफ नहीं आएगी, उस वक़्त तक मुआशरे क्या, हम कोई भी, मैं, उस्मान, कोई आप में से कोई भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। हम अपनी ज़ात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ज़ात के लिए कोशिश, मैं फ़र्द से फ़र्द इसलिए कहा कि अपन माँ-बाप हैं तो अपनी औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। औलाद है तो अपनी बीवी-बच्चों के लिए कोशिश कर रही है। हर बंदा इनफ़रादी सतह पे अपनी सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहा है। वो मुल्की सतह पे सोचता ही नहीं है। आपके सामने आपके कमरे में लाइट जल रही हो तो आप उसे बंद कर देते हैं। आप सरकारी ऑफ़िस में जाएँ, 4-4 लाइटें क्या, दिन को भी लाइट्स जल रही होती हैं। आम रूटीन में आप सड़कों पे भी लाइट्स ऑन देखते हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचती, आपको एहसास तक नहीं होता। क्यों? आपके वतन मुहिब्बुल वतनी होती, आपको एहसास होता है ये मेरा मुल्क है, मैंने इसको आगे सर्वाइव करना, मैंने इसका ख़्याल रखना है, मेरी चीज़ें हैं ये। हम वो एहसास ही नहीं करते। इसलिए आज मुल्क जिस सतह पे पहुँचा है, उसकी ज़िम्मेदार ये ना सिर्फ़ अवाम है, बल्कि हमारे पीछे आबा-ओ-अजदाद भी हैं, जिनको ये मुल्क उनके आबा-ओ-अजदाद ने सुपुर्द किया था कि ये एक अमानत है और इसकी हिफाज़त भी करनी है और उन लोगों के सुपुर्द करना है जो इसके अहल हैं। तो 75 साल से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, चाहे आप मुल्की सतह पे बैठे इक़्तिदार के लोगों को देख लें या अवाम की सूरत-ए-हाल पे देख लें। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, आज के दिन ये हमारी एक आपस में डिस्कशन भी थी, लेकिन एक दर्दमंदाना अपील भी है आप लोगों से कि खुदारा इस कौम को बनाने के लिए एक नस्ल को कुर्बानी देनी होगी कि एक स्टेप पे वो खड़े होके सोचें कि इस मुल्क को हमने कहाँ से कहाँ लेके जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है। अभी तक तो हम डायरेक्शन पे तय ही नहीं कर सके, अभी तक तो हम डायरेक्शन के बारे में भी हमें कोई पता नहीं है। इसलिए अभी तो हमने अंधे कुएँ में जाके गिरना है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होना है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फज़ल व करम फरमाए और इस मुल्क को जो लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना था, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, मेरा ईमान और यकीन है, कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत जब चाहेगी तो इंशाअल्लाह ऐसे लोग उठेंगे और इस मुल्क के लिए वो स्ट्रगल करेंगे और इस मुल्क को जो इसका हकीकी मकाम था वो दिलाएँगे पूरी दुनिया के अंदर।